Hello friends, I Vishal Kaushik welcome you all to Versus Wings YouTube channel. So guys, this is the second video of the polity series और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज ये जो टॉपिक है मतलब ये काफी छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इससे काफी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं आपके सीडीएस एग्जाम में, या एनडीए एग्जाम है आपका, या सीएपीओ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार इसको। तो शेड्यूल्स के अंदर, इसको हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, तो शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज संविधान की अनुसूचियां। तो भाई जो सबसे पहला शेड्यूल है सबसे बात कर लेते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं दैट इज यूनियन एंड स्टेट, मतलब संघ और राज्य के बारे में इस अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें जो ये शेड्यूल्स है इसमें काफी बस छोटा छोटा ही पढ़ना है, और क्वेश्चन जो जनरली इसके ऊपर बनते हैं वो यही बनते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, या जैसे अगले आने वाले शेड्यूल्स में आपको बताऊंगा मैं कि ये जो चीज है ये किस शेड्यूल के अंदर में बताई गई है। तो सिंपल इसी के आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची के अंदर संघ और राज्य का वर्णन किया गया है, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड शेड्यूल की, दूसरी अनुसूची, मतलब आपको उसको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो द्वितीय अनुसूची। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल के अंदर जो मेंशन है, इसमें क्या है कि जो हमारे भारत के अंदर विभिन्न पदाधिकारी हैं, मतलब कि जो विभिन्न एग्जीक्यूटिव बॉडी पे जो पोस्ट होल्डर्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, प्रेसिडेंट हुए, पीएम हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, ठीक है, कैग हुए, तो जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के जो पोस्ट होल्डर्स हैं, ठीक है, तो उनकी सैलरी और जो उनको एडिशनली भत्ते मिलते हैं, जो फंड्स वगैरह मिलते हैं, उसका प्रोविजंस है। ठीक है, तो सेकंड जो शेड्यूल है, जो द्वितीय अनुसूची है, वो विभिन्न पद अधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन, ठीक है, जो उनको पेंशन मिलती है, जिसको भी मिलती है, तो ये रिलेटेड है आपका सैलरी टू वेरियस पोस्ट होल्डर्स या इसको एग्जीक्यूटिव पोस्ट होल्डर्स कह सकते हो। ठीक है, जैसे कैग हुआ, प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी है वो रिलेटेड, या पेंशन मिलती है उसके रिलेटेड ये शेड्यूल है। ठीक है, अब आपको देखो, जब पूरे के पूरे शेड्यूल बता दूंगा उसके बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको इजीली कैसे याद करना है आपको। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हम थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, तो थर्ड शेड्यूल्स के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो इन सब पोस्ट होल्डर्स के ओथ के लिए हैं। ठीक है, जो ओथ लेंगे ये लोग, जो भी डिफरेंट पदाधिकारी हैं, तो इनके द्वारा ली जाने वाली जो ओथ है, जो आपको हिंदी में अगर लिखना है तो उसके लिए ये लिख सकते हो कि विभिन्न पद अधिकारियों द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ। ठीक है, उनकी पोस्ट की और उसके रिगार्डिंग जो भी उनकी वर्क्स एंड फंक्शंस हैं, उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए जो वो ओथ लेते हैं, वो मेंशन्ड है आपका शेड्यूल 3 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल 4 की। तो शेड्यूल 4 के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो ये है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर डिफरेंट स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका कितना रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे राज्यसभा में। तो ठीक है, जो प्रोविजंस है इसके, दैट इज रिप्रेजेंटेशन
ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर पेपर जो उठा के देखोगे तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन कि राज्यसभा का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत मतलब वर्णित किया गया है। ऐसा करके है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा इज मेंशन्ड अंडर विच शेड्यूल। तो ये करके क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ये बहुत आराम से। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना चतुर्थ अनुसूची के अंदर राज्यसभा में राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों का की सीटों का आवंटन। ठीक है, ये कहता है शेड्यूल 4th। अब बात करते हैं हम शेड्यूल 5th की। बस आपको इन सभी जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, उसके मॉक क्वेश्चंस या मॉक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो और जिन लोगों ने इसकी पिछली वाली वीडियो भी मिस कर दी है उसमें प्रीएम्बल कवर किया हुआ है। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो वाली पुरानी वाली वीडियो भी देख सकते हो, या आई कार्ड मैंने ऊपर डाल दिया है, आप इस आई कार्ड डिस्क्रिप्शन से उस पर क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो शेड्यूल 5 कहता है कि इसके अंदर जो अनुसूचित जाति है मतलब शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनका जो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये उसके रिगार्डिंग है। तो जो उसके शेड्यूल 5 के अंदर जो प्रोविजंस है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल इन SC ST नोटिफाइड एरियाज। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में प्रावधान। ठीक है, तो अनुसूची 5 के अंदर, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 आपका कहता है कि इसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीडीएस के अंदर। आप प्रीवियस ईयर पेपर को जब देखोगे, एक्सेस करोगे, पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी सीडीएस के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, शेड्यूल 6 कहता है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, तो इन चारों स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो इन चारों स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज हैं तो उनमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अगर आप इस पे हिंदी में लिखना चाहते हो तो इसमें ये लिख सकते हो कि छठी अनुसूची के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है इसके अंदर, अनुसूची 6 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 कहता है कि जो पावर्स का डिवीजन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इसके अकॉर्डिंग जो 3 लिस्ट है, यूनियन स्टेट, स्टेट लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वो इन्हीं के मतलब इसी के अंडर में वो दी गई हैं। तो ठीक है, तो शेड्यूल 7 इज रिलेटेड टू डिवीजन
ऑफ पावर्स, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट में मेरे को उसका आंसर बताओगे। एक कमीशन बनाया गया था इसके रिगार्डिंग की सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन कैसे हो, इसके लिए कमीशन बनाया गया था प्रॉपर। तो आप उस कमीशन का नाम बताओ, आप कमेंट करके नाम बताओ और आपको फिर उसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे देखोगे तो उसका फिर आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मॉक। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि किस कमीशन के अंडर में ये सब उसको ये दिया गया था, ये काम दिया गया था कि आप अपनी रिपोर्ट बनाओ कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हिंदी में लिखना चाहोगे तो हिंदी में ये ऐसे होगा कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो इसके अंदर 3 लिस्ट आती हैं। सबसे पहली आती है यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में टोटल इनिशियली मतलब फंडम जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली देयर आर 98 सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर यूनियन लिस्ट में मतलब जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चीजें आती हैं। ठीक है, सेकंड इज आपकी स्टेट लिस्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है वो। तो इनिशियली देयर वर 66 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट, बट एज ऑफ नाउ देयर आर 62 सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। बात करते हैं अब कॉन्करेंट लिस्ट की। तो इसके अंदर इनिशियली 47 सब्जेक्ट्स थे और अभी जो है इसके अंदर टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि यहाँ पे ये जो यूनियन लिस्ट है इसको बोलते हैं संघ सूची, जो स्टेट लिस्ट है इसको बोलते हैं राज्य सूची, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट शेड्यूल। इट इज 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर क्या आता है, 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं आती हैं और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे, देखो ये बता ना छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको। तो आपको बताता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो देयर वर टोटल 14 लैंग्वेजेस, केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, और 1967 के अंदर एक लैंग्वेज जोड़ी गई जो कि थी सिंधी। 1967 में सिंधी जोड़ी गई और 1992 में जोड़ा गया नमक, NMK, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी एंड कोंकणी। तो NMK तो नमक बोलते हैं इसको। ठीक है, और फिर 2004 में इन 2004 अगेन इसके अंदर कुछ लैंग्वेज जोड़ी गई। वो कौन सी थी, आपका मैथिली, संथली, ठीक, डोगरी और बोडो। ठीक है, ये लैंग्वेजेस 2004 में जोड़ी गई, टोटल 14 में फिर ये 8 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, 22 में 6, 14 और 6। ठीक
ठीक है। आप उसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप लिख लो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं और मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में सिंधी जोड़ी गई और 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया और 2004 में मैथिली, संथली, डोगरी और बोडो को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। अब इसके बाद अगला शेड्यूल पढ़ लेते हैं, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9th शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल क्या कहता है? ठीक है, सबसे पहली बात तो जो इनिशियली जो टोटल शेड्यूल्स थे, नंबर ऑफ शेड्यूल्स थे वो 8 थे। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा गया है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। तो सबसे पहले तो यही पढ़ लेते हैं कि 9th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो लैंड रिफॉर्म बिल है ना, मतलब जो राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन और या फिर लैंड रिफॉर्म कह सकते हैं, तो उसके रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो आप इसमें लिख लो कि हिंदी में लिखोगे तो ये लिख लेना कि इसमें भूमि अधिग्रहण तथा भूमि सुधार से जो संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, या फिर अगर इंग्लिश में लिखोगे तो लिखना प्रोविजंस related to land acquisition, या इसको आप लैंड रिफॉर्म्स भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो पहले ये माना जाता था कि जो 9th शेड्यूल है, ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता। ठीक है, और न्यायालय मतलब कि जो जुडिशरी है वो इसकी समीक्षा नहीं कर सकती। लेकिन 2007, अप्रैल 2007 के बाद से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या जो जुडिशरी है वो इसको रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो फ्रॉम, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। ठीक है, फ्रॉम अप्रैल 2007 9th शेड्यूल जो है कैन बी टेकन अंडर जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है, तब आप इसको न्यायालय के समक्ष ले जा सकते हो समीक्षा के लिए। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। और इसके अंदर टोटल कितने एक्ट्स हैं? इसके अंदर टोटल 284 एक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो उसको लिख सकते हो कि यह अनुसूची संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें भूमि अधिग्रहण तथा भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। और पहले इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, परंतु अप्रैल 2007 के बाद से न्यायालय की पीठ के निर्णय के उपरांत मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय इस अनुसूची की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, और ये लिख लो इसको हिंदी में। अब पढ़ते हैं 10th शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल जो है इट वाज एडिड बाय, देखो अगेन मैंने बताया था ना, जो बाद के 4 हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। तो जो हमारा 10th शेड्यूल है इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बाद वाले शेड्यूल हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था। ठीक है,
और इसमें क्या प्रोविजंस हैं? प्रोविजंस रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब जो दल बदल कानून है उसके रिलेटेड इसमें जो भी प्रावधान है वो दिए गए हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्या है? जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना पढ़ लो कि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड प्रोविजंस हैं, मतलब हिंदी में लिखोगे तो ये लिख लेना, इस अनुसूची को संविधान में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था और इसमें दल बदल कानून के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। ये लिख लो आप इसको, ठीक। अगला शेड्यूल देखते हैं, 11th शेड्यूल। तो अगेन वही बात आ जाती है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में इसको जोड़ा गया था। सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो आप इसका नाम भी, इसकी वो भी दे सकते हो, 1993। सो आप लिखना चाहते हो इसको हिंदी में तो ऐसे लिख लो कि 11वीं अनुसूची को संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। और जो इसमें इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं आप इसमें लिख लो हिंदी में, और इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं और उसके जो उसी के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं पंचायती राज के संबंधित, ठीक है। तो जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर वो क्या है? प्रोविजंस रिलेटेड टू वर्क एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, जो उन्हें पावर दी गई हैं उससे रिलेटेड है। और इसमें जो पंचायती राज है उन्हें टोटल कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं? टोटल 29 सब्जेक्ट्स जिस पे पंचायतें काम कर सकती हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और पंचायती राज में उनको दिए जाने वाली शक्तियों तथा उनके कार्यों के संबंधित प्रावधान है इसके अंदर, और इन्हें 29 कार्यकारी विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, 12th शेड्यूल, ठीक है। अगेन ये जो जोड़ा गया था वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993, ठीक है। तो इसे 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया और इसके अंदर क्या प्रावधान है? जो नगर पालिकाएं होती हैं या महानगर पालिकाएं होती हैं तो उनके जो कार्य हैं वो शक्तियां हैं, ठीक है। और जो मतलब इसको ये बोल सकते हो आपकी जो शहरी क्षेत्रों में जो कार्य करने वाली जो कार्यकारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भी कह सकते हो आप, ज्यादा टिपिकल वर्ड हो गया ये, ठीक है। तो मतलब आप सिंपल इतना रखो, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज के जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं उसके रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ठीक है। प्रोविजंस रिलेटेड टू पावर एंड फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड जितने भी पावर्स एंड फंक्शन है या नगर पालिका या महानगर पालिकाओं को दिए जाने वाली कार्य एवं शक्तियों के संबंध में प्रावधान, आप ये लिख सकते हो हिंदी में अंदर। और इन्हें टोटल कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? इनको टोटल 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी में लिखोगे 18 कार्यकारी विषय, ठीक है।
ठीक। सो गाइस दिस वाज द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप इसी तरीके से एसएसबी विंग को सपोर्ट करते रहो, और हम इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे।